हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम कुछ नया ऐड करने वाले हैं। आज से हम करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में तीन भाग में इसको डिस्कशन करेंगे। प्रश्नों का जो टाइप होगा वो तीन प्रकार का होगा। एक तो आपको टॉप 5 करंट अफेयर्स होगा जो कि वन लाइनर होगा, जो कि सारे एग्जाम के लिए होगा, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सबके लिए होगा। यानी कि इसमें आपको रेलवे, एसएससी, उसके बाद से बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, जितने भी एग्जाम होते हैं वनडे के सारे इसमें होंगे, वन लाइनर में शामिल होंगे। उसके बाद टॉप 5 स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यू होगा, जो कि जिसका स्टैंडर्ड जो होगा वो यूपीएससी के बेस पे होगा। इसका क्वेश्चन का इस जो बेस होगा वो यूपीएससी बेस होगा। उसके बाद हम बात करेंगे टॉप 5 फैक्ट्स के बारे में, जिस जो कि वन लाइनर के बराबर होगा, और ये आपको फैक्ट होगा, आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन लाइनर से पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है रिसेंटली वेयर वाज द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडस एक्स समिट हेल्ड। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए कहता है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो थर्ड इंडस एक्स समिट था वो यूएस में कंक्लूड हुआ, जो कि ज्वाइंट एडवांस डिफेंस इनोवेशन का पार्ट था भारत और यूएसए में। इसको पहली बार 2023 में लॉन्च किया गया था, जब भारत के प्रधानमंत्री यूएस के विजिट पे गए थे। इसका उद्देश्य जो था वो भारत और यूएसए के रणनीतिक साझेदारी को, तकनीकी साझेदारी को मजबूत करना और डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। ये इंडस एक्स जो है उसमें आपको ये इनोवेशन ब्रिज का काम करेगा। ज्वाइंट चैलेंज जो भी होंगे भारत और यूएसओ के बीच में उसको सॉल्व करने का काम करेगा। इनोवेशन फंड्स प्रोवाइड कराएगा, जो भारत के डिफेंस स्टार्टअप हैं उनसे कोलैबोरेशन किया जाएगा। इसका जो फोकस एरिया है वो आपको इंजीनियर्स, जेट इंजन बनाना, इसमें आपको फोकस एरिया में जेट इंजन डेवलप करना, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी विकसित करना, इन्फेंट्री व्हीकल्स का निर्माण करना। ये इट इज लेड बाय आईडेक्स इंडिया, और आईडेक्स जो है भारत, और DIU वहाँ का डिफेंस यूनिट को बोला जाता है। तो इसके बीच भी ये आईडेक्स का जो है कोऑर्डिनेशन बैठा हुआ है। तो ये भी इस इंडेक्स एक्स का पार्ट है। अगला जो प्रश्न है उसमें कहा जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट टू द कंट्रीज अफेक्टेड बाय टाइफून यागी। हाल ही में भारत द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है ऑपरेशन विकास, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन सद्भाव, तीसरा है ऑपरेशन वीर, और ऑपरेशन कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सद्भाव। हाल ही में भारत ने यागी तूफान से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। इस साल एशिया के सबसे बड़ी शक्तिशाली तूफान के कारण इन देशों को भारी बाढ़ का सामना करना पड़ा। भारत ने आईएनएस सतपुड़ा की सहायता से म्यांमार को 10 टन सहायता भेजी, और वियतनाम को एक सैन्य विमान की सहायता से वियतनाम को 35 टन और लाओस को 10 टन सहायता पहुंचाई, जिसमें बहुत सारी चीजें था, मच्छरदानी, कंबल, स्लीपिंग बैग इत्यादि थे। भारत की त्वरित प्रक्रिया, इसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, और आसियान के भीतर मानवीय सहायता और आपदा राहत में इसके व्यापक प्रयास के अनुरूप है। तो भारत ने अपने पड़ोसी राज्य, चूंकि ये म्यांमार, लाओस और वियतनाम जो है वो भारत के एक्ट ईस्ट देशों में शामिल हैं,
तो भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत इन्हें प्रोएक्टिव होके और इन्होंने सहायता पहुंचाई। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सद्भाव। अगला प्रश्न है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च भास्कर इनिशिएटिव टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट टू द एंटरप्रेन्योर। हाल ही में किस मंत्रालय ने उद्यमियों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए भास्कर पहल शुरू की है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विद्युत मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भास्कर पहल। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। तो इसमें आपको याद रखना होगा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में एक विभाग है DPIIT, यानी कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इसी के द्वारा भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भास्कर इनिशिएटिव का शुरुआत की गई है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री पहल का हिस्सा है। इसे स्टार्टअप सेवा प्रदाताओं, निवेशकों, सलाहकारों, सरकारी निकायों के बीच सहयोग को केंद्रीकृत और बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहल भारत के नवाचार और उद्यमिता में वैश्विक नेता बनने के लक्ष्य के अनुरूप है। भारत में 1,46,000 से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है और भास्कर का उद्देश्य उद्यमियों और निवेशकों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए वन स्टॉप डिजिटल समाधान प्रदान करना। तो जो भास्कर इनिशिएटिव है वो DPIIT, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है, इसके द्वारा शुरू किया गया है, जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, रिसेंटली वेयर वाज द 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2024 ऑर्गेनाइज। हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 कहता है बेंगलुरु, दूसरा कहता है हैदराबाद, तीसरा कहता है न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है। 4th ग्लोबल बायो इंडिया 2024 इवेंट जो है वो 14 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इट वॉज 3-day इवेंट शो कोजिंग इंडियाज पोटेंशियल इन बायोटेक रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये जो है 3 दिन का आयोजन था। इसके द्वारा भारत ने बायोटेक रिसर्च, डेवलपमेंट और उत्पादों पर जो है वो अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। द इवेंट वाज हेल्ड एनुअली सिंस 2021। तो ये जो ग्लोबल बायो इंडिया समिट जो है वो 2021 से वार्षिक रूप से आयोजित होता है और इसका आयोजन जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड BIRAC के जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और BIRAC जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर आता है के द्वारा आयोजित किया गया है। साउथ कोरिया जो था वो पार्टनर कंट्री है। साउथ कोरिया जो था वो इस साल पार्टनर कंट्री था। जितेंद्र सिंह जो थे, इन्होंने जो कि मंत्री हैं साइंस विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय मंत्री हैं ये, तो इनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। इस साल का थीम था बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रमोटिंग इंडिया एज ए ग्लोबल हब। याद रखिएगा, इसका 4th ग्लोबल बायो इंडिया 2024 इवेंट जो था वो दिल्ली में आयोजित हुआ। किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? तो ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और BIRAC जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। और इसका शुरुआत जो है वो पहली बार 2021 में किया गया था और इसका जो थीम था इस साल का वो आपको था बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रमोटिंग इंडिया एज ए ग्लोबल हब। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2024? विश्व ओजोन दिवस 2024 का क्या विषय था? तो पहला ऑप्शन कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, कीप कूल एंड कैरी ऑन, ओजोन फॉर द लाइफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
इसकी व्याख्या देखते हैं। ओजोन परत के क्षरण को जो है उसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए 1995 से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ओजोन सेल और राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर इस दिन को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1994 में इस दिन की स्थापना की गई थी। पहला विश्व ओजोन दिवस जो है 1995 में मनाया गया था। तो याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी कि हम विश्व ओजोन दिवस मनाएंगे, और 1995 से पहली बार मनाया गया। 30वें विश्व ओजोन दिवस का थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जो कि ओजोन परत की क्षमता और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने में प्रोटोकॉल की भूमिका को प्रकाश डालता है। तो दो तीन चीजें याद रखना है। एक तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, ओजोन परत, जो कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। फिर उसके बाद से 16 सितंबर 1987 को, उसके बाद से 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि हम विश्व ओजोन दिवस मनाएंगे, और फिर 1995 में पहली बार ओजोन दिवस मनाया गया, और 2024 का जो ओजोन दिवस था उसका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब ये क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाइज है, तो इसको हम देखते हैं। Which country are the initial signatory of the Memorandum of Understanding establishing the Colombo Security Conclave? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन की शुरुआत पर शुरुआती हस्ताक्षरकर्ता कौन से देश हैं? ऑप्शन नंबर 1 कहता है इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। दूसरा कहता है इंडिया, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तीसरा कहता है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। चौथा कहता है इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन पे हस्ताक्षर करने वाले शुरुआती देश जो थे वो आपको भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो एक इनिशिएटिव है जिसकी जो सिग्नेटरी हैं वो इंडिया है, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। ये जो देश हैं स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए एक साथ मिले हैं, जो कि भारत ओशियन में इनका अस्तित्व है, एंड द कम टुगेदर अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ टू एड्रेस कॉमन सिक्योरिटी चैलेंजेस। इस जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है उसमें मुख्य रूप से सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में बात की जाएगी, पार्टिकुलरली मैरीटाइम सेफ्टी, काउंटर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी। तो याद रखिएगा, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है इसमें अगर पूछा जाए कि कितने देश सिग्नेटरी हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस, यानी कि 4 देश सिग्नेटरी हैं। कौन कौन हैं? तो भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नवरत्न स्टेटस इन इंडिया। भारत में नवरत्न की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है नवरत्न स्टेटस ग्रांट्स सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, complete autonomy in financial and operational matters without any government oversight। नवरत्न का दर्जा सीपीएसई को बिना किसी सरकारी निगरानी के वित्तीय और परिचालन मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करता है। दूसरा नंबर कहता है द नवरत्न स्टेटस इज अवार्डेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सीपीई। नवरत्न का दर्जा सीपीएसई के प्रदर्शन और प्राप्त लाभप्रदता के आधार पर दिया जाता है। तीसरा कहता है विद द रिसेंट एडिशन देयर वाज नो नाउ 100 सीपीएसई दैट होल्ड नवरत्न स्टेटस। हाल ही में जोड़े गए सीपीएसई के साथ अब 100 सीपीएसई हैं जो नवरत्न का दर्जा रखते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो केवल 2 जो है वो आपको सही है, यानी कि नवरत्न का दर्जा सीपीएसई के प्रदर्शन और लाभप्रदता के आधार पर
दर्ज किया जाता है। और ये 1 नंबर गलत है और 3 नंबर जो है वो गलत है, 2 नंबर सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। नवरत्न स्टेटस जो है वो दिया जाता है फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा ऑटोनॉमी मिल जाता है। विदाउट गवर्नमेंट ओवरसाइट द गवर्नमेंट स्टिल एक्सरसाइज सम लेवल ऑफ कंट्रोल पार्टिकुलरली इन स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसी मैटर्स। तो जो नवरत्न एक कंसेप्ट है जिसके तहत जो भारत सरकार की जो उपक्रम है, जो भारत सरकार के द्वारा फुली फंडेड होते हैं, तो उनको कुछ स्वायत्तता मिलती है, जिसमें आपको वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिलेगी, यानी कि उनको पैसे कहाँ खर्च करने हैं, किस संदर्भ में खर्च करने हैं, और किस प्रकार काम करना है, किनको हायर करना है, इसके लिए सरकार के मंत्री या अधिकारी का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। उस कंपनी को ऑटोनॉमी होगी कि वो अपने अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज कर सकता है। हालांकि ये इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी मिल जाएगा। कंप्लीट ऑटोनॉमी इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार द्वारा फंडेड हो रहा है, तो सरकार का उनके एक जो पॉलिसीज हैं, पार्टिकुलरली स्ट्रेटजिक जो है, उस पे सरकार का जो है वो कंट्रोल होगा। सरकार कहेगी कि आप इस क्षेत्र में काम करो तो सब उनको करना पड़ेगा। दूसरा नंबर कहता है स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत सही है। नवरत्न स्टेटस जी इज इंडीड अवार्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जो नवरत्न कंपनी का जो वर्गीकरण किया जाता है, उसमें जो मुख्य 2 बातें होती हैं, एक तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, और दूसरा है कंपनी प्रॉफिट दे रही है या लॉस दे रही है। उसके अनुसार उनका क्राइटेरिया चेंज किया जाता है कि इसको नवरत्न में रखा जाए या महारत्न में रखा जाए। ठीक है। तीसरा कहता है स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है। द रिसेंट एडिशन द टोटल नंबर ऑफ सीएससी होल्डिंग इज 25। जो भारत में अभी टोटल सीएससी हैं, यानी कि नवरत्न सरकारी कंपनियां हैं, उनमें उनकी संख्या जो है वो 25 है, 100 नहीं है। 100 नहीं है, 25 है। ठीक है, तो याद रखिएगा 100 कंपनी नहीं है, मात्र 25 नवरत्न कंपनी भारत में अभी सरकारी भारत नवरत्न कंपनी शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। द फर्स्ट ऑप्शन कहता है द CSC एम्स टू एड्रेस transactional threats by enhancing cooperation in areas like maritime security, safety, counter terrorism and cyber security। CSC का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर परस्पर खतरे को समाधान करना। ये आपको सही है। द CSC security is based in Colombo, Sri Lanka and was established to reinforce against regional security cooperation among member nation। CSC सचिवालय कोलंबो श्रीलंका में स्थित है और सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए स्थापित किया गया है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो द MOU ऑफ फॉर द CSC conclude provision for economic integration among member states including the establishment of the free trade area। तो ये आपको गलत हो जाएगा। CSC के लिए समझौता ज्ञापन में सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण के प्रावधान शामिल हैं, जिसमें एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना। तो इसका राइट आंसर जो होगा, कितने सही हैं, तो ओनली 2 सही हैं। ठीक है, ओनली 2 सही हैं। इसको देखते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो फोकस करता है ट्रांजेक्शनल थ्रेट्स के बारे में, इन्हांसिंग कोऑपरेशन इन एरिया सच एज मेरीटाइम सेफ्टी, काउंटर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी। 2 जो है वो आपको सही है। CSC सिक्योरिटी जो है वो आपको कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। और तीसरा जो है वो गलत है। CSC प्राइमरी फोकस जो है वो सिक्योरिटी फोकस इनिशिएटिव है, वो इकोनॉमिक्स मामलों में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है।
तो ये आपका हो जाएगा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ द व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। कबाड़ वाहन कबाड़ नीति के अपेक्षित परिणामों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर कहता है, द पॉलिसी विल लीड टू ए रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन बाय रिमूविंग ओल्डर मोर पोल्यूटिंग व्हीकल्स फ्रॉम द रोड। नीति से सड़कों से पुराने अधिक प्रदूषणकारी वाहनों को हटाकर वायु प्रदूषण में कमी आएगी। दूसरा कहता है, द पॉलिसी विल मैंडेट द यूजर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज रिप्लेसमेंट फॉर ऑल स्क्रैप्ड व्हीकल। नीति सड़क वाहन कबाड़ों के प्रतिस्थापन के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अनिवार्य बनाएगी। तीसरा कहता है, द पॉलिसी विल हेल्प रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज by promoting and the recycling of materials from scrap। नीति कबाड़ वाहनों से सामग्री के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देकर गैर नवीकरणीय संसाधनों की खपत को कम करने में मदद करेगी। उपयुक्त विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 1 और 3 जो है वो आपको सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, the removal of older and more than polluting vehicle will directly contribute to reducing air pollution। तो कबाड़ नीति के तहत क्या होगा कि जो ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं उनको जो है स्क्रैप कर दिया जाएगा। दूसरा जो है वो गलत है, पॉलिसी डज नॉट मैंडेट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज रिप्लेसमेंट। जो कबाड़ नीति है उसमें आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि हम इलेक्ट्रिक वाहन ही यूज करेंगे, हो सकता है हाइड्रोजन फ्यूल वाहन भी यूज करेंगे, तो उसमें स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इट इनकरेज द एडॉप्शन ऑफ न्यूअर एंड एफिशिएंट व्हीकल विच कुड इंक्लूड बट नॉट इन लिमिटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो सिर्फ मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तक लिमिटेड नहीं करता है, ये न्यूअर नए जो है एफिशिएंट व्हीकल्स को के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बात करता है। तीसरा जो है वो गलत सही है, जो पॉलिसी प्रमोट जो है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम स्क्रैप व्हीकल। रिसाइकिल किया जाता है, क्योंकि कबाड़ में हम जाएंगे तो वो कचरा हो जाएगा और उस कचरा को हम रिसाइकिल नहीं करेंगे तो वो बर्डन हो जाएगा, जो कि आपको रिसाइकिलिंग जो है उससे हेल्प होगा रिड्यूसिंग एंड कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूट टू द मोर सस्टेनेबल ऑटोमोटिव सिस्टम। तो अगर हम रिसाइकलिंग को ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो जो ऑटोमोटिव सिस्टम जो है, जो मोटर वाहन की जो व्यवसाय है वो सस्टेनेबल हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एस्टेब्लिश्ड द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भूजल प्रबंधन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की स्थापना की है? पहला ऑप्शन कहता है इंडियन एजमेंट एक्ट 1882, भारतीय सुखभोग अधिनियम 1882, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010, जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो याद रखिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 किसकी बात करता है? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की स्थापना की, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की स्थापना की। इसकी व्याख्या करते हैं, द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी was established under the Environment Protection Act 1986. The CGWA is responsible for regulating and managing groundwater resources। तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो आया था उसमें आपको सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की स्थापना का प्रावधान किया गया था, और इसके द्वारा आपको जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं भारत में उनको मैनेज और मैनेज किया जाता है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू इंश्योर सस्टेनेबल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर।
तो इसमें नीति का भी ख्याल रखा जाता है कि हम जो पानी है उसका हम सस्टेनेबल यूज कैसे करें। तो उसके लिए इनके द्वारा जो है वो कंजर्वेशन, उसका संरक्षण कैसे करें, उसको सही उपयोग कैसे करें, इस संदर्भ में पॉलिसी भी बनाई जाती है। द ऑथोरिटी also monitors and control the exploitation of groundwater, especially in the area where it is over exploited or critically polluted। तो इस जो ग्राउंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ये बना हुआ है, तो ये आपको वैधानिक संस्था हो गया। तो इसके द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि जो ग्राउंड वाटर है, यानी कि जो पानी हम यूज करते हैं नीचे से, जो साफ पानी है, उसका अति दोहन नहीं हो, ये सुनिश्चित करता है। जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित एरिया है उसमें पानी का सप्लाई कैसे सुनिश्चित हो, उसके लिए क्या क्या जो है आपको नीति बननी चाहिए, उस संदर्भ में इनका जो है जो काम है कि वो देखभाल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम वन लाइनर फैक्ट्स की, और इसको आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं। तो पहला जो फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सलीमा इम्तियाज। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला जो है वो सलीमा इम्तियाज हैं। दूसरा कहता है, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात के। ये आपको कच्छ रेल लाइन पे चला है, जो है गुजरात के कच्छ से आपको वडोदरा जो है वहाँ पे उसके बीच में चला हुआ है। अगस्त 2024 में महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो इसका नाम है हर्षिता समरा विक्रम, और ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं हर्षिता समारा विक्रमा। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल किन दो शहरों के बीच चली गई? तो ये कच्छ, भुज और अहमदाबाद। याद रखिएगा, ये गुजरात राज्य से रिलेटेड है, और ये किसके बीच चली गई? तो भुज और अहमदाबाद के बीच चली गई। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो ये आपको अयोध्या हो जाएगा, जो कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अयोध्या में एयरपोर्ट का भी निर्माण हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से उनका नाम है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में। इसमें आपको इस वीडियो में, अगले वीडियो में भी यही रहेगा कि पहले आपको 5 वनडे ऑनलाइनर दिया जाएगा, फिर उसके बाद से 5 जो है वो यूपीएससी लेवल का प्रश्न जो कि स्टेटमेंट वाइज होगा, और तीसरा जो होगा आपको 5 वन लाइनर फैक्ट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।